देखो एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, इधर ध्यान दें, और रिएक्शन ये है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं अगर मान लो आयनिक फॉर्म में लिख दूं तो ये होगी Zn प्लस Cu प्लस 2 से Zn प्लस 2 प्लस Cu ना। रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है, जिंक का तो ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी भाई। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का ई नोट सेल निकाल लूं। कैसे निकालते बताओ? Ca से कैथोड माइनस एनोड से। इक्वेशन को चेक करना भाई, जिंक से Zn प्लस 2, OS क्या होगी बताओ? इंक्रीज। OS अगर बढ़ जाती है तो इसका मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पर। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक क्या है यहाँ? एनोड है, और कॉपर कैथोड है। तो कॉपर कैथोड है, तो कैथोड की वैल्यू अपन को पता है कितनी? सही है। और अब एनोड की लिखोगे, जिंक एनोड, एनोड की कितनी? माइनस 0.76। कितनी आ जाएगी भाई? ई नोट सेल अपना आ गया क्या? 1.1 वोल्ट। ठीक है भाई, तो मैं यहां लिखूंगा कि ई नोट सेल क्या आया बताओ? पॉजिटिव आ गया। ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया। इससे क्या होगा भाई? इससे होगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी बताओ? स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो ध्यान रखना कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। एग्जांपल फर्स्ट, यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अगला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कोई रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे अपन बताओ? ये याद रखेंगे कि अगर ई नोट सेल पॉजिटिव होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना भाई, पहला एग्जांपल दे दिया अपन ने। दूसरा एग्जांपल ले ले, इसी इक्वेशन को क्या करें? उल्टा कर दे, एग्जांपल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, Cu प्लस ZnSO4 से सेकंड पेज ले लें भाई, एग्जांपल सेकंड ले लें। Cu प्लस क्या बन जाएगा भाई? प्लस Zn, आयनिक फॉर्म में लिखें Cu प्लस Zn प्लस 2 से Cu प्लस 2 प्लस Zn। एक को मिला दो कोई से को भी, कॉपर को मिला दिया सपोज मैंने, OS इंक्रीज, ऑक्सीडेशन, एनोड क्या होगा बताओ? ये एनोड होगा। कौन? क्या निकाल लो? किससे? Ca से ना। जिंक क्या है यहां? कैथोड है। जिंक का लिखूंगा पहले माइनस 0.76 माइनस 0. बोलो सही कि नहीं? क्या आ जाएगा बताओ? माइनस का नेगेटिव आ गया ना, पॉसिबल नहीं होगी। ई नोट सेल नेगेटिव है, क्या लिखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन नॉट पॉसिबल। सही है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही तो आप ऐसे नहीं कह सकते क्या
कि कॉपर का जो कंटेनर है उसमें आप जिंक सल्फेट रख सकते हैं? बोलो सही कि नहीं भाई? दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हो रही, नहीं हो रही तो कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट को रख दो। बोलो सही कि नहीं? आपको इस दरी पट्टी पे बिठाया जा रहा है, क्यों? आप इस दरी पट्टी को खाते नहीं हो। बोलो सही कि नहीं? और अगर मान लो भैंस होती और भैंस को मैं दरी पट्टी बिठाते, इस ग्रीन वाली मैट पे बिठाता, तो बिठा सकता था नहीं, क्यों? बैठे बैठे वो खा जाती है वो घास समझकर। सही है कि नहीं? तो किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं बिठाया जा सकता है, डिपेंड करता है वो रिएक्शन करता है कि नहीं। तो बताओ, ये जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो कॉपर का बर्तन खराब नहीं होगा, और खराब नहीं रहता, आप इसको में रख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट को स्टोर किया जा सकता है क्या? तो स्टोर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भाई। क्यों? रिएक्शन नहीं हो रही। और मान लो मैं इसकी बात करूं, जिंक का कंटेनर है, कॉपर सल्फेट उसमें रख दिया, आप स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? जिंक का जो कंटेनर है थोड़े दिनों बाद में किस में बदल जाएगा वो, तो यानी यहां रिएक्शन ये हो जाएगी कि ये आपके पास कंटेनर है किसका? जिंक का, और इसमें रख दिया क्या आपने? कॉपर सल्फेट। तो होगा क्या? जिंक इस कंटेनर में से किस में आने लग जाएगा? सॉल्यूशन में आने लग जाएगा। सही है भी? और जिंक का बर्तन धीरे 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 खराब हो जाएगा। भाई जिंक आता जाएगा ना बाहर, जैसे ये दीवार में से क्या आने लग जाए? ईंट बाहर आने लग जाए तो दीवार क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। तो यहां से अगर जिंक धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगा तो जिंक का जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा बताओ? खराब हो जाएगा। तो बताओ, इस जिंक में कॉपर सल्फेट को रखा जा सकता है क्या? स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं यहां पर भी कि इसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आ गया कि नहीं भाई? ठीक है। कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी? पॉसिबल कौन सी होगी? स्पॉन्टेनियस बोल दो चाहे पॉसिबल बोल दो भाई, जिसका इनोड सेल पॉजिटिव आएगा। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है। H2 इवोल्व हो गया नहीं, ये देखेंगे अपन। H2 इवोल्व हो गया नहीं हो गया। ये जिंक है, इसको डाल दिया मैंने किसमें? H2SO4 में। ठीक है। इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सही है ना भाई? आयनिक फॉर्म में लिख दूं, Zn प्लस 2H प्लस से Zn प्लस 2 प्लस। सही है कि नहीं? H2 मिलेगी या नहीं अभी देखेंगे अपन। अभी क्या हो गया बताओ? OH इंक्रीज, ऑक्सीडेशन, एनोड होगा। क्या निकाल दें इसका? इनोड सेल निकाल दो। किससे निकलेगा बताओ? CS है ना। जिंक क्या है? एनोड। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का कितना काम मैं लूं? 0.0 माइनस का 0 पॉइंट, जिंक का कितना जाएगा बताओ? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव आ रहा है। ई नोट सेल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी। और अगर ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई तो H2 गैस इवॉल्व होगी। बोलो सही कि नहीं? ठीक है। तो बताओ, ये जिंक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं? देगा भाई। ठीक है। और वैसे भी आपको पता था, उमा कह रही थी ऊपर वाली मेटल हटा देगी, हाइड्रोजन हटा देगी भाई। कौन सी मेटल? जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। ठीक है। अब इसी एग्जांपल को एक कॉपर के साथ करके देख लें। इसी को किसके साथ?
तो ये तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित मेटल है। अब ले ले हाइड्रोजन से नीचे वाली, कौन सी ले लें? कॉपर ले लो। कॉपर की रिएक्शन वही कराओ तो किसके साथ है? H2SO4 के साथ। क्या रिएक्शन होनी चाहिए? आयनिक फॉर्मूला लिखो, Cu प्लस 2H प्लस से, ठीक है। क्या निकाल लें? कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, इनोड सेल निकाल लिया करो भाई, ठीक है। कॉपर चेक करो, क्या बताओ? एनोड है ना, कैथोड कौन है फिर? यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 0.0 माइनस, सही है। कॉपर का कितना जाएगा? -0.34 वोल्ट। क्या कहोगे? इनोड सेल नेगेटिव है, नहीं है, तो हाइड्रोजन इवोल्व। ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन से नीचे की मेटल कॉपर, Ag, Au, Pt, गलत है, Pt, Au, इससे ऊपर की मेटल वो लिख देता हूं, कौन सी? जन्म कराओ फिर कढ़ाओ कोनी सुने प्रभु। तो ये सारी गैस तो H2 गैस इवोल्व करेंगी और ये H2 गैस इवोल्व नहीं करेगी। सही है ना भाई? ये हो गया कि कौन सी गैस, मतलब कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगी और कौन सी नहीं करेगी भाई। आज के 2 एप्लीकेशन हो गए। एक तो कौन सा बताऊं? ठीक है। और अगला ले लेते हैं अपन आज का, नहीं 2 एप्लीकेशन। एक तो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, और दूसरा हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा या नहीं। दोनों हो गए भाई। तीसरा ले लें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। कौन सी मेटल किसको हटाएगी, है ना। तो उमा तो क्या करी थी बताओ? अपर मेटल हटा देगी, किसको? नीचे वाले को। अपर मेटल का मतलब रिएक्टिविटी बताओ। ऊपर वाली मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है कि ज्यादा? ज्यादा ना। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगी किसको? लेस रिएक्टिव को। सही है कि नहीं? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। उसका जो साल्ट का सॉल्यूशन है उससे उस मेटल को हटा देगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखें अपन कि कौन से मेटल किसको हटा देगी, किसको नहीं हटाएगी। ये देखो यहां कौन किसको हटा रहा बताओ? जिंक किसको उठा रही है? हटा सकती है, नहीं नीचे आ जाओ। पॉसिबल है, इसका मतलब हटा सकती है। तो बताओ जिंक किसको हटा देगी? इसका मतलब जिंक ECS में ऊपर होनी चाहिए, है या नहीं है? और वैसे डायरेक्ट ही देख लिया करो, ऊपर है या नहीं। ऊपर है तो हटा देगी। जिंक ऊपर है या नहीं? हटा देगी ना। तो डायरेक्ट आप एक लाइन में ये भी बोल सकते थे भाई कि जिंक ECS में कहां है? ऊपर है, मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव कॉपर को हटा देगी। या फिर सबसे अच्छा तरीका ये, पता लग गया ना कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? पॉसिबल है तो आप लिख देंगे। सो
जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देख ले इसका ही। एक और था ना, या कौन किसको हटा रहा बताओ? है कॉपर हटा रहा है किसको? जिंक को। हटा सकता है नहीं, पहले तो अपन ये देखेंगे। नहीं पहले ये देखो कॉपर कहाँ है? ईसीएस में। कहाँ है? नीचे है तो नहीं हटा सकता, तो आप नीचे लिख ही देंगे भाई। ई नोट देखा करो रे, क्या निकाल लिया करो उसका। और देखो जो भी मेटल थी जिनके मतलब प्रश्न बनते हैं उन सभी मेटलों का ई नोट मैंने लिखवा दिया आपको। उस ई नोट के आधार पर आप ई नोट सेल निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एनोड कैथोड रिएक्शन के अकॉर्डिंग मानना। जैसे मान लो कॉपर और जिंक है, ईसीएस में ऊपर कौन है? तो जिंक क्या होना चाहिए? लेकिन यहां क्या है? अरे बस भाई, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग मानना है एनोड कैथोड, कभी आप ईसीएस के अकॉर्डिंग मान लो। यहां देखो मैंने कॉपर को एनोड माना है, जबकि वास्तव में एनोड कौन होना चाहिए इस इक्वेशन में? जिंक होना चाहिए। मैं किसको मान रहा हूं? क्यों? मैं तो किसके आधार पर, किसके बेस पर एनोड कैथोड मान? रिएक्शन के बारे में पूछा, रिएक्शन के बेस पे बताना आपको। ठीक है भाई, तो ये हो गया किसका भाई? मेटल का डिस्प्लेसमेंट। और नॉन मेटल का क्या कर देंगे अपन? उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल का मतलब इसमें उल्टा होता भाई। नीचे जो नॉन मेटल है वो किसको हटा देगी? ऊपर वाली को। और मेटल में क्या होता है? ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटाएगी। ऊपर वाली उमाई कहती है भाई ऊपर अपर मेटल हटाएगी। तो ये मेटल के लिए हो गया, और नॉन मेटल के लिए उल्टा होता है। आपके पास नॉन मेटल है कौन कौन सी? यहां F2, Cl2, Br2 और I2। सबसे नीचे कौन है बताओ? F2 है। तो F2 बताओ किसको हटा देगी? सबको हटा देगी। तो अगर रिएक्शन मान लो मैं ये कहूं कि F2 + 2 NaCl, बताओ F2Cl को हटाएगी या नहीं? हटा देगी भाई। F2 + 2 NaI हटा देगी या नहीं? बोलो, हटा देगी ना। और Cl2 + 2 NaI Cl हटा देगी। I2 + 2 NaCl I हटा देगी क्या? I नहीं हटा सकती। तो मैं इस रिएक्शन के तो लगा दूंगा क्या? क्रॉस। ये तो पॉसिबल होगी नहीं भाई। ठीक है, जो होंगी वो लिख देता हूं। Cl हट जाएगा और क्या आ जाएगा? क्या बन जाएगी? 2NaF+ Cl जाएगी ना, Cl2 नीचे वाली में 2NaF+ I2 2NaCl+, और ये होगी नहीं। ठीक है भाई, तो ये किसके लिए लगा दिया अपन ने? नॉन मेटल। मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, नॉन मेटल का हो गया, और रिडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी भाई। ठीक है, तो आप फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें। कौन सा? पॉसिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल दिए बोर्ड पे है ही, दूसरा एग्जांपल इसी का उल्टा कर देना। ठीक है, करो एग्जांपल। हाँ, एप्लीकेशन ही चल रहा है, 4-5 एप्लीकेशन हो गए थे, अगला एप्लीकेशन है ये पॉसिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
दूसरा एक नंबर बता दो भाई, जिंक को दे दिया, कॉपर ले लो, इसी को चेंज कर दो। ये वाला एग्जांपल उदाहरण इसमें एक लाइन लिखते हैं, देखो फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, टू बी स्पॉन्टेनियस द EMF of the cell must be positive, must be positive. Must be positive. ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन कर लो, आपको और भी समझ आ जाएगा। अच्छा, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ, एक मिनट भाई, इसमें क्वेश्चन लिखो, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1m कॉपर सल्फेट, 1m कॉपर सल्फेट बी stored in a vessel made of nickel metal, ठीक है ना भाई। जो आपके पास वेसल है या कंटेनर है वो किसका है, निकल का, है ना। आंसर स्टार्ट करो, आंसर स्टार्ट करो। कंटेनर किसका है, निकल का। Ni प्लस साल्ट कौन सा है, देखो तो कॉपर सल्फेट ही है ना, हाँ तो Ni प्लस CSO4 इक्वेशन कर दो। Ni प्लस CSO4 से इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, NiSO4 प्लस Cu। आयनिक फॉर्म में लिख दो इसको, आयनिक फॉर्म में लिख दें। Ni में CuSO4 डाल दिया आपने तो क्या बन गया ये Ni प्लस
NiSO4 प्लस CO, आयनिक फॉर्म में लिख दिया Ni प्लस Cu प्लस 2 प्लस Ni प्लस 2 प्लस Cu, सही है। अब एक मिनट सुना इधर, ओए ए नोट Cu प्लस 2 से Cu इक्वल 0.3 वोल्ट है ना। और को नी सुने प्रभु, को नी 13 14 25, सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? Ni प्लस 2 से Ni बराबर माइनस 0.25 वोल्ट, यही है ना। को नी सुने प्रभु 13 14 25 28 निकल का 25। ये नोट सेल निकाल दो जल्दी से। इसमें ये और देख लो एक बार, निकल किसकी भांति काम कर रहा है यहां? एनोड की भांति ना, तो निकल एनोड है, ध्यान रखना यहां। और कॉपर कैथोड। वैल्यू लिख दो, बताओ क्या आई वैल्यू? नेगेटिव पॉजिटिव बोले आप? पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो स्टोर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते भाई, कोरोजन हो जाएगा मेटल का। कोरोजन का मीन्स होता है खराब होना भाई, आप ये समझ रहे हैं। जैसे ये लोहा है, लोहे पर जंग लगती है ना, तो उसको कोरोजन बोला जाता है। तो मेटल खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। तो आंसर निकाल के नीचे लिखो एक लाइन है, लिखो 10 EMF comes out, 10 EMF comes out to be positive। 0.5 ना आए क्या भाई इसमें है? comes out to be positive, this implies that कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद निकल, सही है ना भाई? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद निकल, हैंस कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन निकल वेसल। ठीक है भाई, अगला एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखो भाई, टू प्रिडिक्ट, अगला एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट्स with acid to give hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस देगी या नहीं, है ना भाई? ये एप्लीकेशन है। दो एग्जांपल मैंने उसमें समझा रखे हैं ना, तो अपने एक दो लाइन लिख देंगे इसमें। पहले लिखो, all metals laying above हाइड्रोजन से ऊपर है, laying above हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगी, रिएक्ट विद द एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। सही है भाई? क्या कह दिया इसमें कि जो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगी वो H2 गैस दे देंगी भाई, है ना। एक लाइन और लिख दें इसमें नीचे, लोअर द E नोट रिडक्शन, E नोट रिडक्शन अगर लोअर होगा तो रिएक्टिविटी बताएं भाई, बहुत ज्यादा होगी ना। हायर इज द रिएक्टिविटी, तो अपन यहां ये देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई।
ये लो, ठीक है। ये पहला एग्जांपल कर दो जल्दी। इसका क्वेश्चन भी कई तरीके से बन जाएगा ना भाई, कि जिंक H2SO4 से रिएक्शन करके H2 गैस देगा या नहीं। तो मैंने एज ए प्रश्न का यहां आंसर करवा दिया है ना। जिंक की जगह दूसरा एग्जांपल ले लो, कॉपर का भाई। अगला एग्जांपल कॉपर का ले ले। जिंक तो हाइड्रोजन से ऊपर है, H2 गैस देगी भाई। कॉपर का एग्जांपल कर दो भाई। ये रहा ना, ठीक है। ऊपर की तरफ वो भी उतार दो, उतारना चाहो तो। कौन हाइड्रोजन गैस देंगी, कौन नहीं देंगी। हटा भाई, एक कॉपी के ऊपर लिखे खाली जगह में जिंक प्लस HNO3 बताओ भाई। आपसे पूछ लिया कि जिंक HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं, बोलो। अरे HNO3 एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, नहीं देगा भाई। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाएगा, क्या देगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रस ऑक्साइड आप पढ़ते हैं ना, लाफिंग गैस N2O, वो बनती है, ठीक है ना। तो कॉपी के ऊपर लिख दें कि जिंक अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा भाई, क्या देगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देता है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल देख ले, दो एग्जांपल दे देंगे उसमें।
करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल में लिखें। ई नोट रिडक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है भाई। तो मोर रिएक्टिव किसको उठा देगी? लेस रिएक्टिव को। हटा दियो। एग्जाम्पल दे दे, दो एग्जाम्पल। ये रहा। हाँ, इसमें एक लाइन लास्ट में क्या लिख देंगे बताओ? अच्छा, ये तो अलग आ गया ना, ये आ गया। अब नीचे क्या लिख देंगे इसमें बताओ? हाँ, ऐसे लिख देंगे कि Zn मोर रिएक्टिव है, इसलिए किसको उठा देगी? ठीक है ना, नीचे लाइन लिख देंगे। ये हटाओ जल्दी एग्जांपल। मोर रिएक्टिव जिंक रिप्लेस लेस रिएक्टिव कॉपर। पॉसिबल होगी तो मोर रिएक्टिव जिंक लेस रिएक्टिव कॉपर को किससे? फ्रॉम कॉपर सल्फेट। दूसरा एग्जाम्पल भी इसका, दूसरा बता दो जल्दी। दूसरा तीसरा, दूसरा उतार दो केवल। यहाँ क्या होगा? रिप्लेस करेगी या नहीं? नहीं करेगी। तो एग्जाम्पल सेकंड उतार दे जल्दी। रिएक्शन लिखो बस, और बाकी तो सारा काम खुद करो, बोर्ड में मत दो एक लाइन। तो एक दो एग्जांपल नहीं भाई, किसी भी मेटल का निकाल सकते हो आप, क्योंकि वैल्यू मैंने सबकी लिखवा दी। ठीक है ना भाई? और मान लो कोई ऐसी मेटल का दे दे जिसकी वैल्यू नहीं पता हो, तो आप कैसे कह देना? उमा के अकॉर्डिंग कह देना। सही है कि नहीं भाई? वैल्यू याद है तो वैल्यू के अकॉर्डिंग इनोड सेल निकाल के कह देना। किसी का भी डिस्प्लेसमेंट हो वैल्यू निकाल के देना, और वैल्यू नहीं पता हो तो उमा के अकॉर्डिंग कह देना कि वो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा देगी।
हटाओ भैया, उसका आ जाओ, किसका, नॉन मेटल का। उतार दो एग्जाम्पल ऐसे कैसे। F2 आपको पता है क्या है? सही है कि नहीं? या स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं इसको, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एल्केनो की रिएक्शन करवाऊंगा लाइट के प्रेजेंस में, Cl2 के साथ, Br2 के साथ, F2 के साथ, है ना, एल्केनो की RX बनाएंगे जब, तब मैं वहां आपको ये कहूंगा कि आप F2 की रिएक्शन मत करवाना। उसका रीजन है कि F2 क्या बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जब भी रिएक्शन करेगा ना तो क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, बहुत तेजी से स्पीडली रिएक्शन करता है, और इतनी स्पीडली करता है कि विस्फोट आता है, ब्लास्ट हो जाता है वहां। इसलिए इसकी रिएक्शन वहां जनरली करी नहीं जाती, और फिर भी अगर करनी पड़ जाए तो इसको N2 से डाइल्यूट करते हैं। किससे? N2 से, क्योंकि N2 आपको पता है रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बंध तोड़ने पड़ते हैं, ठीक है ना भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो F2 की अगर रिएक्शन कहीं करवानी हो तो क्या कर देते, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। हटाओगे ये? अगला टॉपिक डालें भाई, नरंस्ट इक्वेशन। नरंस्ट इक्वेशन, नरंस्ट इक्वेशन, NERNST, नरंस्ट। देखो भाई, अगर मान लो मैं आपको एक इक्वेशन दूं, ये एक सेल बना दूं, हालांकि मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं कर पाई मैंने अभी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये नरंस्ट इक्वेशन तक जाने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, सेल वाला टॉपिक, है ना, और फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा कंडक्टिविटी वाला, ठीक है ना भाई। इसके देखो अलग अलग पार्ट कर रखे मैंने। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला, जिसमें आ जाते हैं फैराडे का फर्स्ट और लॉ तक, वो वहां तक खत्म हो जाता है, उसके बाद वो नहीं चलता। उसके बाद में आ जाता है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कंप्लीट है। अब जैसे राजस्थान बोर्ड ने कहा ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हटा दिए, भाई नहीं हट सकता भाई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हटेगा तो फिर ये पूरा टॉपिक ही जाएगा कहां तक का, नरंस्ट इक्वेशन तक का जाएगा। अकेला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं हट सकता, कैसे भी पूरा जाएगा। तो अलग अलग पार्ट है भाई, इसको बोर्ड ने ये नहीं देखा, पार्ट इसके अलग अलग है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सी है, फिर तीसरा कंडक्टिविटी है, और चौथे पार्ट में आ जाती है बैटरियां। बैटरी हटा दी, बिल्कुल सही है लास्ट वाला ना। तो नरंस्ट इक्वेशन की बात करें, देखो भाई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है ना भाई। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है कि A प्लस बी से C प्लस डी। नरंस्ट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक सेल बना दिया मैंने, Zn से Zn+2, साल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 से Cu, ठीक है, 0.1, 0.01। और अब मैं कहूं कि इसका इनोड सेल निकालो, इसका इनोड सेल निकालो, तो ये जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, डेनियल सेल बन गया ना ये, है ना। तो निकाल लोगे कि नहीं, थोड़ी देर पहले निकाल रहा है, कई बार निकाल लिया, अपना बताओ कितना आएगा।
आएगा ना भाई? बताओ कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन दिक्कत आ गई, पता है क्या है? यहाँ कंसंट्रेशन चेंज कर दी, देखो कंसंट्रेशन चेंज करते ही ये सेल विभव या सेल पोटेंशियल इसका चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। 1.1 जो आपने निकाला था वो पता है कब निकाला था? जब इन दोनों की कंसंट्रेशन है 1m थी। तो ये जो फार्मूला आप काम में लेते हैं ना भाई, ये कौन सा है? स्टैंडर्ड कंडीशन का है, बता रखा मैंने, नोट लगा रखा ना आपने। तो कब का है बताओ? ये स्टैंडर्ड कंडीशन का है। और मैंने अब कंसंट्रेशन कितनी रख दी? कितनी रख दी? 0.1 और 0.01। अब स्टैंडर्ड है क्या कंडीशन? तो बताओ आप उस फार्मूले से निकाल सकते हो क्या? तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि सेल पोटेंशियल के बीच और कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन है। किस किस के बीच? सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, आप ऐसा करो, इसमें 4 लाइन छोड़ करके साथ साथ चलो। एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दी मैंने, ये साथ साथ चलो। 4 लाइन छोड़ दो, उसमें लिखवा दूंगा मैं कि रिलेशन, पहले क्या लिखवाऊंगा? रिलेशन किस किस के बीच बताना आपको? कंसंट्रेशन का सेल पोटेंशियल के साथ, सही है ना? क्योंकि कंसंट्रेशन 1m है तो ई नोट से निकाल लेंगे, और 1m नहीं हो तो इससे निकालेंगे, नरेस्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो 4 लाइन छोड़कर लिख दो क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दो। और देखो इससे पहले मैं ये लिखता हूं ए बी सी और ए डी। बताओ ए बी सी डी क्या है? कोफिशिएंट कौन से? स्टोइकियोमेट्रिक कॉपी। उतार दो रिएक्शन। देखो अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या लिख रहा हूं मैं? गिव्स फ्री एनर्जी लिख रहा हूं फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए क्या लिख दें अपन? गिव्स फ्री एनर्जी लिख दें। लिख दो आप ये भी कि भाई इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे अपन? गिव्स फ्री एनर्जी लिखेंगे। लिख दो। ये लो भाई, ये गिव्स फ्री एनर्जी है इस इक्वेशन के लिए। डेल जी इक्वल डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और आपको पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चल जाते हैं भाई, ठीक है ना? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, केसी निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालोगे जब, है ना भाई? तो केसी जब आप निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन, ठीक है ना भाई? हो गया ये? एल एन लोग, हाँ इस एल एन को लोग बदल दो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना? हो गया भाई? देखो नरेस्ट इक्वेशन से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी होती है भाई, इंपॉर्टेंट नरेस्ट इक्वेशन। तो आप क्या करोगे? ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? डेल जी इक्वल डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन, बस ये याद रखनी है। आगे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेल जी और डेल जी नोट दोनों आपको पता है, पता है ना दोनों? कैसे पता है बताओ? डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल और नोट लगा दूं तो माइनस एन एफ ई नोट सेल। लिखवा दी इक्वेशन पहले कई बार, और आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब भी आएगी भाई। ये दोनों इक्वेशन लिखोगे, दोनों इक्वेशन की वैल्यू यहां रख दोगे, सही है कि नहीं? रखो तो जल्दी। डेल जी की जगह रखूंगा ये माइनस एन एफ
सेल इक्वल माइनस एन एफ ई नोट सेल, आगे तो वही है, प्लस आर टी एल एन डेल जी नोट की वैल्यू रख दो ऊपर भाई, ये भी बोर्ड पे टिप हो गई क्या? डेल जी नोट की वैल्यू रख दें, हो गया? एनएफ से डिवाइड कर दें, एनएफ डिवाइड कर दें किससे? एनएफ से। देखो यहां क्या बच जाएगा बताओ? माइनस ई सेल बच जाएगा, यहां बताओ ई नोट सेल बच जाएगा, और यहां प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, वही आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन। बोलो सही कि नहीं? किससे मल्टीप्लाई कर दो? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। कर दो जल्दी। ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन। कर दो भाई जल्दी। ठीक है, एल एन को देखो इधर, एल एन ए को अगर मैं लोग में बदलू तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो ये एल एन किस में बदल जाता है? लोग में। तो एल एन की जगह क्या लिखूंगा? एल एन की जगह लोग, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? सही है ना? क्या हो जाएगा देखो, ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग। सही है ना? उत्पाद बटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है भाई, ये आपके पास नरेंस्ट इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन सेकंड दे देना, फर्स्ट आ जाएगी स्टार्टिंग वाली। ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। कमल कमल कुछ चाय लिया ना, उतार दे भाई। अब क्या करें बताओ? पता है, आर की टी की एफ की वैल्यू रख दो। आर इक्वल जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, और टेम्परेचर कितना भाई? 298 केल्विन, और एफ कितना? 96,500 हाँ कूलाम पर मोल। सही है? वैल्यू रखो या सारी। पुट द वैल्यू ऑफ आर टी और एफ की, और गुणा भाग कर दोगे तो पता है क्या आ जाएगा? देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी ये, ई
ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट अपॉन ये लो भाई, ये आ गया आपके पास क्या, नरंस्ट इक्वेशन। नीचे लिख देना दिस इक्वेशन कॉल्ड नरंस्ट इक्वेशन। एन क्या है, यहां एन है उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एन लिख देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जैसे डेनियल सेल में जिंक कॉपर की रिएक्शन हो रही थी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 2 ना, तो एन की जगह 2 रख देंगे बस। तो आपको केवल एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी रे भाई, देखो एक मिनट सुन लो ओ भाई, एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी स्टार्टिंग वाली, कौन सी, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। उसके बाद की कहानी सुनो, डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यू रख दो, एनएफ से डिवाइड कर दे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। एनएफ से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी नरंस्ट इक्वेशन। आर की टी के एफ की वैल्यू रख देना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या, नरंस्ट इक्वेशन। अब इसी नरंस्ट इक्वेशन को कल अपन अप्लाई करेंगे डेनियल सेल के लिए, हाफ सेल के लिए, केसी निकालेंगे, इसका डेल जी नोट के साथ रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। सिंपल इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, एक इक्वेशन। चलो, और एक सारे के सारे देखो भाई, बार बार रोज रोज कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, तुम तो फीस लेकर आओ कल, है ना। अरे तुम ये सारे फीस जमा कराओ जो बच रहे हैं जो रे।